मैला आंचल भाग 2 खंड 20। सीताराम सीताराम। ओ बावनदास जी, आइए आइए। लक्ष्मी मोंडा देती है। बालदेव जी कहाँ हैं? आइए साहेब बंदगी। जय हिंद। बालदेव जी आ गए। जय हिंद। बावनदास को देखकर डर लगता है, एकदम सूखकर काटा हो गए हैं। बाल इतना ज्यादा कैसे पक गया? ओह, आज टोपी नहीं पहने हैं इसलिए। आवाज भी बदल गई है। बालदेव जी कहते हैं, आपको तो अब समय ही नहीं है। उस दिन हम अकेले जिस समय से रेडियो में सुने, उसी समय से लेकर दूसरे दिन जल प्रवाह तक सब कुछ किए, किसी तरह संभाल लिया। सरात के दिन तहसीलदार साहब भोज देने वाले हैं। बामन, राजपूत, यादव और हरिजन सभी एक पंगत में बैठकर खाएंगे। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अकेले हम नहीं बालदेव जी, हम रहेंगे नहीं। हम जरूरी काम से जा रहे हैं। सोचा एक बार आप लोगों से भेंट करते चलें। हम तुरंत अभी चले जाएंगे। अच्छा, उधर का हाल समाचार क्या है, सुनाइए। हाल क्या सुनिएगा, अब सुनना सुनाना क्या है। राम किशन आश्रम में भी हरिजन भोजन होगा। बिलेकपी कल मर गया। शिवनाथ बाबू आए हैं पटना से। शशांक जी प्रांतीय सभापति हो गए हैं, वह भी पटना में ही रहेंगे। सब आदमी अपना पटना में रहेंगे। लोग तो हमेशा वही रहते हैं। स्वराज मिल गया। अब क्या है, छोटन बाबू का राज है। एक कोरी बेमान बिलेक मार्केटी के साथ कचहरी में घूमते रहते हैं। हकीमों के यहाँ दांत खटखटाते फिरते हैं। सब चौपट हो गया। बावनदास कहते कहते रुक जाता है। छोटन बाबू की बात मत पूछिए, अब तो घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए हैं। नहीं बालदेव, छोटन बाबू जैसे छोटे लोगों की बात जाने दो। यह बीमारी ऊपर से आई है। यह पटनिया रोग है। अब तो और धूमधाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैथ, जादव, हरिजन सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जाएंगे। जिसका आदमी ज्यादा चुना जाए, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी से लोग ज्यादा आए तो सबसे ज्यादा मंत्री भी राजपूत होगा। परसों बात हो रही थी कि आश्रम में छोटन बाबू और अमीन बाबू बितिया रहे थे। गांधी जी का भस्म लेकर शशांक जी आवेंगे। छोटन बाबू बोले, जिला का कोटा भस्म जिला सभापति को ही लाना चाहिए। शशांक जी क्यों ला रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य। हा हा हा। बावनदास विचित्रा हंसी हंसता है। ऐसे हंसी तो कभी नहीं देखी बालदेव जी ने, कभी नहीं। काहे हंसते काहे हैं दास जी? हाँ हाँ हाँ। अरे वही अमीन बाबू तुरंत उठकर बैठ गए। बोले, आप ठीक कहते हैं छोटन बाबू, गाड़ी तो चली गई। कटिहार जाने से गाड़ी मिल सकती है। तुरंत मोटर स्टार्ट करके दोनों रवाना हो गए। सभापति मंत्री हो राम मिलाए जोड़ी। हाँ हाँ, चले दोनों। हाँ हाँ, भस्म लाने। देश को भस्म कर देंगे ये लोग, भस्मासुर। दास जी, मालूम होता है कोई सोशलिस्ट ने आपको। सोशलिस्ट? सोशलिस्ट क्या कहेगा सोशलिस्ट हमको? हम पार्टी समान। उस पार्टी में भी जितने बड़े लोग हैं, मंत्री बनने के लिए मार कर रहे हैं, सब मेरे मंत्री होना चाहते हैं बालदेव। देश का काम, गरीबों का काम, चाहे मजदूरों का काम, जो भी करते एक ही लोभ से। उस पार्टी में बस एक जयप्रकाश बाबू है, उनको भी कोई गोली मार देगा। फिर भस्म लेने के लिए सभापति मंत्री साधे साथ। नया चूड़ा और नया गुड़ एक थिरिया में ले आती है लक्ष्मी। जरा बाल भोग कर लीजिए, थोड़ा सा है। दूध दही तो भोज के लिए जमाया जा रहा है। बावनदास बगल की झोली का मुंह फैलाते हैं। लक्ष्मी कहती है, यह क्या, जलपान कीजिए। झोली में क्यों लेते हैं, उनको भी कोई गोली मार देगा। फिर भस्म लेने के लिए सभापति मंत्री साधे साथ। नया चूड़ा और नया गुड़ एक थिरिया में ले आती है लक्ष्मी। जरा बाल भोग कर लीजिए, थोड़ा सा है।
दूध दही तो भोज के लिए जमाया जा रहा है। बावनदास बगल की झोली का मुंह फैलाते हैं। लक्ष्मी कहती है, यह क्या, जलपान कीजिए। झोली में क्यों लेते हैं? लक्ष्मी की आंखें न जाने क्यों सजल हो जाती है। इतने दिनों के बाद वह वैष्णव आया और बिना पत्तल जुटाए चला जाएगा। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। नहीं, बाल भोग तो आपको करना ही होगा। लक्ष्मी जिद करती है। दास जी, विनती करती हूँ। बालदेव जी देखते हैं बावन दास को कुछ हो गया है। बड़ा अटर पटर बोलते हैं। चेहरा भी एकदम बदल गया है। आंखें लाल है। कपड़ा कितना मैला हो गया है। वह सोहल 17 साल से बावनदास के साथ है। अभी तो ऐसा हंसते नहीं देखा। अल्मुनिया का लोटा और बाटी नहीं छोड़ते हैं कभी। जलपान करके थोड़े बहुत हाथ धोते हुए बावनदास जी कहते हैं, बालदेव जी, अब हम चलेंगे। पुवरिया लैन की गाड़ी पोद गलिया टीसन में जाकर पकड़ेंगे। आपसे एक काम है। बावनदास झोली से लाल रंग का एक बस्ता निकालते हैं। बस्ता खोलकर कागज का छोटा सा पुलिंदा निकालते हैं। बालदेव जी, सब महात्मा जी का खत है। गांगुली जी ने एक बार कहा था कि जरूरत आने के समय याद ही नहीं रहा। आप पुरैनिया कब तक जाइएगा? 4-5 दिन के बाद। तब ठीक है, आप रख लीजिए। गांगुली जी को दे दीजिएगा जरूर। परम श्रद्धा भक्ति से सहेजी हुई पवित्रा चिट्ठियों को बावनदास एकटक देख रहा है। फिर एक एक कर अलग अलग छांटता है। हवा से एक चिट्ठी उड़कर बिछावन के नीचे चली गई। बावनदास ने चट्ट से उठकर सिर से झुला लिया। उसे एक अक्षर का भी बोध नहीं, लेकिन वह प्रत्येक चिट्ठी के एक एक शब्द पर निगाह डालता है। लगता है सचमुच पढ़ रहा है। आखिर चिट्ठी खत्म कर वह लंबी सांस लेता है। बस्ता हाथ में लेकर बावनदास थोड़ी देर तक बेकार ही उसकी डोरी को उंगलियों में लपेटता और खोलता है। फिर एक लंबी सांस लेकर अचानक ही खड़ा हो जाता है। लीजिए, सीताराम, सीताराम। बालदेव जी बस्ता लेकर लक्ष्मी के हाथ में दे देते हैं। पोंती पिटारी में रख दीजिए। लक्ष्मी बस्ता लेकर सर से झुलाती है, फिर छाती से लगाती है। वह एकटक बावनदास को देख रहा है। इस चिरकुट खद्दड़ की धुलाई से जाड़ा कैसे काटते हैं बावनदास जी? दास, इस चादर से जाड़ा कैसे काटते हैं? ठहरिए, एक पुराना कंबल है, ले लीजिए। लक्ष्मी विनती के सुर में कहती है। नहीं माई। बावनदास कंधे से झोली को लटकाते हुए कहता है। नहीं माई, कंबल की जरूरत नहीं। लक्ष्मी चुप हो जाती है। बावनदास जी को अब कंबल की जरूरत नहीं। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। लक्ष्मी मानो सब कुछ समझ जाती है। धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की ओख दी, मन फाटे नहीं ढोर। अच्छा तो अब जय हिंद, जय हिंद। बावनदास लुढ़कता हुआ जा रहा है। सोबरन का कटा कुत्ता खिटखिटाकर भूखते हुए उस पर टूटता है, लेकिन बावनदास उधर देखता तक नहीं है। कुत्ता भी आश्चर्य से चुप हो जाता है। जरा सा धैर्य भी नहीं किया। कैसा आदमी है? कुत्ता बावनदास के पीछे पीछे दुम हिलाते मिट्टी सूंघते कुछ दूर तक जाता है। बावनदास जी का मन एकदम फट गया है। लक्ष्मी कहती है। बावनदास जी कहते हैं, अरे मन फटेगा क्या, थोड़ी ढंग भी करता है। गंगुली जी चिट्ठी लेकर क्या करेंगे? दूसरे की चिट्ठी भले लोग नहीं पढ़ते हैं। दुख होता है। कोदलिया स्टेशन पर गाड़ी में बैठकर बावनदास को लगता है कि वह तीरथ करने जा रहा है। बहुत दिनों से उसके मन में लालसा है, एक बार जगन्नाथ जी जाने की। केदारनाथ, बद्रीनाथ वह गया है। उसकी आंखों के आगे जगन्नाथ का पट छाता और छड़ी लिए तीर्थ से लौटे हुए बावनदास की मूर्तियां खड़ी होती है। जगन्नाथिया रो भाई, बाबा रो बिराजे उड़िया देश में। एक यात्री ने कहा, अरे माघ महीना में कौन जगन्नाथ से लौटा है भाई? दूसरे ने कहा, जरा जोर से बावन गुसाई जी। बावनदास जी खिड़की से बाहर की ओर देखता है। खेतों में लोग धान काट रहे हैं, नदी में मछली मार रहे हैं।
भैंस चरा रहे हैं। बावन ने बहुत सफ़र किया है, लेन से कलकत्ता कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, बैजवाड़ा, साबरमती आश्रम, गांधी जी की जन्मभूमि, कठियावाड़, फिर बम्बे। रेलवे लेन के किनारे काम करते हुए लोगों के मुखड़े, विभिन्न प्रदेशों के लोगों के मुखड़े उसकी आंखों के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। खड़गा स्टेशन पर उतरकर एक बार नत्थू बाबू के यहाँ जाने का विचार था, लेकिन नत्थू बाबू कलकत्ता गए हैं। खोदी दीदी और काकी की जीभ भी गई है। खोखी दीदी ने एक बार बावनदास की तस्वीर बनाई थी। बोली, बस आप जैसे बैठे हैं बैठे रहिए। एक कागज पर पेंसिल से तस्वीर बनाने लगी। काका जी ठीक माई जी के तरह बोलती है। नाथ बाबू रहते तो बावन को आज बहुत भारी मदद मिलती। बहुत कड़े आदमी हैं। गुस्सा में जब होते हैं तो किसी को कुछ नहीं पूछते हैं। कम जेहल के साहेब को जिगनी भर याद रहेगा। नाथू बाबू का चेहरा लाल हो गया था उस दिन, एकदम लाल टेसू। पिछले साल नाथ बाबू और चौधरी जी बम्बे जा रहे थे। बावन भी साथ में था। मोगलसराय स्टेशन पर गाड़ी में भीड़ देखकर होश गुम। इस छोर से उस छोर तक घूम आए, मगर कहीं घुसने ही नहीं दिया। चौधरी जी हंसते हुए बोले, एहो गाड़ी छूतत लच्छन लगे छे हो। नाथू बाबू ने एक डब्बे में हैंडल को जैसे ही पकड़ा कि अंदर से एक आदमी ने गुस्सा होकर कहा, देखता है नहीं, इस पर लिखा हुआ है बंगाल के मेंबर के वास्ते रिजर्व है। नाथ बाबू ने भी गुस्सा होकर जवाब दिया, खूब देखता है। बंगाल में अब आप लोगों के जैसा आदमी फैलने लगा है, यह भी देखता है। हम भी AICC का मेंबर है, आप भी उसका मेंबर है, मगर आदमियत। भीतर से किसी ने रसिकता की थी। आदमियत तुले और कोथा बोलबेन न मशाए। आसून अपानार तो देखची एक बारे त्रिमूर्ति। बात भी कुछ ऐसी हो गई कि सभी हंस पड़े। चौधरी जी भी, नाथ बाबू भी और डब्बे के सभी मेंबर। हंसने वाली बात नहीं है। चौधरी जी एकदम लंबा, यानी चौधरी जी की लंबाई की बात तो सब जानते हैं। पूरे ऊंचे कद का आदमी भी उनके कंधे के बराबर होता है। और इधर नाथ बाबू ठेठ नाटे कद के, गोल चेहरा, चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट, वह भी छोटी सी। और तीसरा मूर्ति सेवक बावन दास। विचार कर देखिए, हंसने की बात है या नहीं। चौधरी जी ने ऊपर बेंच पर अपना बिस्तर लंबा किया था। नाथ बाबू और बावन दास नीचे। खगड़ा आ गया। सीताराम सीताराम। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर बावन दास एक बार ऊपर आसमान की ओर देखता है। वह शाम तक पहुंच जाएगा। नहीं, नाथ बाबू से नहीं भेंट होंगी, तो अब वह किससे भेंट करने जाए। वाह, कली मंगीपुर की ओर जा रहा है बावन। कली मेहंदीपुर पाकिस्तान में जाते जाते बच गया है। एक बार हल्ला हुआ कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि गांव का नाम इस्लामी है, इसलिए इसको क्या बच्चों जैसी बुद्धि। सीताराम सीताराम। बावन दास जल्दी जल्दी टेक बढ़ाता है। आज जैसे हो शाम तक उसे पहुंचाना ही है एक जगह। उस जगह का नाम भी अभी वह अपने मन। कृपया आदमियत का प्रश्न मत उठाइए। आइए, हमें तो एक साथ ही त्रिमूर्ति के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। मैं नहीं लाएगा। चलते चलते वह कभी कभी रुक कर उसासे लेता है। बहुत देर तक रोने पर बच्चे जिस तरह उसासे लेते हैं, उसी तरह। बावन की झोली में खजंडी है। खजंडी में लगी हुई झुनकी उसकी गति को एक लय में बांध रही है। किन्न किन्न किन्न। खेतों की मेंढों पर, मैदान में, सड़कों पर, ऊंची नीची जमीन पर उसके चरण पड़ते हैं। मंजिल करीब है अब। किन्न किन्न किन्न। और थोड़ी दूर, और आधा कोस। किन्न किन्न। जय महात्मा जी, जय बापू। माँ माँ, धन्य हो प्रभु, एक परीक्षा से तो पार करा दिया प्रभु। बस यही, इसी सहांडू के नीचे, इसी कच्ची लीक के पास डाल दो डेरा रेमन।
नागर नदी के किनारे। नागर नदी को बहुत बड़ा गवाह बना गया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। इस पार हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। नागर 12 मास बहती है, सूखती कभी नहीं। शायद इसीलिए रामडंडी माथा पर आ गया। माघ की ठिठुरती हुई सर्दी, पछिया हवा भी चलती है। लगता है आज की रात बद्रीनाथ की तरह यहाँ भी बर्फ गिरेगी। रामडंडी सिर पर आ गया। बावन निराश नहीं होता है। जब तक सूरज नहीं उगेगा वह टलेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है। यदि इस रास्ते से नहीं आई गाड़ी तो वह बहुत दूर किसी गांव की रोशनी को देखता है। दोनों हाथों को मिलकर गर्म हो लेता है। हाँ, गाड़ियाँ आएंगी, 50 गाड़ियाँ, कपड़े और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियाँ। जिसने खबर दी है उसे उसका नाम वह जान जाने पर भी नहीं खुलेगा। बावन ने गांधी जी की कसम खाई है, बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कठा के दुलार चंद कापरा, वहीं जुआ कंपनी वाला जिसकी जुए की दुकान पर नेवीलाल, भोला बाबू और बावन ने फॉरबिसगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पेटीकाट खेला करता था। और मोरंगिया दारू गांजा का कारबार करता था। आज कठा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है। उसी की गाड़ियां हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर और कठा थाना के दरोगा और यहाँ कली मेहंदीपुर के नाका वाले हवलदार मिलाकर रकम 8 आना और इधर दुलार चंद कापरा रकम 8 आना। गाड़ियां सदर चालू सड़क से नहीं आएंगी, चैर पैड़ा होकर चोर घाट होकर पार करेंगी, फिर उधर से व्यापारी को उस पार पहुंचा देगा। उधर के हकीम हुक्कामों को भी इसी तरह हिस्सा मिलेगा। लाखों रुपए का कारोबार है। वे आ गई। हाँ, गाड़ियाँ कच्ची लीक में पहाड़ियों की आवाज़। हाँ, गाड़ी ही है। जय भगवान, जय महात्मा जी। सीताराम सीताराम। बल दो प्रभु, परीक्षा में पार करो गुरु। बापू बापू, माँ। झोली के अंदर वह कुछ टटोलता है। वह झोली को कंधे से लटकाकर खड़ा हो जाता है। नदी किनारे कोई परखू बोला, टिंटक किन्न, खजंडी की झुनकी जरा झनकी। भगवान, महात्मा जी, बापू, माँ, मुझे बुला लो अपने पास। क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर, धर्म नहीं बचेगा। गाड़ियाँ आ गई, एकदम करीब। अरे बा आप बेहोत। अगला गाड़ीवान डरा और दबी आवाज में अपने साथी से कहा, भूत। छऊ, बैल भड़कते हैं। कचकचाकर गाड़ियां रुक जाती है। सीताराम सीताराम। कली मेहंदीपुर नाका के सिपाही जी आगे बढ़ आते हैं। खखार कर पूछते हैं, कौन है? बगल की झांडी के सामने आकर बावन ने कहा, हम हैं सेवक बावन दास, बावनदास। सिपाही जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस आदमी को वह सन 30 से जानता है। चांद टरे सूरज टरे। सिपाही जी मुरेठा की पूछरी से मुंह छिपाते हैं। बावनदास हंसकर कहता है, मुंह क्यों छिपाते हैं? राम बुझावन सिंह जी, आज खुलकर खेला होना चाहिए, मुंह मत छिपाइए। दास जी, हमारा क्या कसूर, आप तो जानते ही हैं। सिंह जी, बातचीत कुछ नहीं, गाड़ियां जाएंगी खड़गा, लौटाइए। गाड़ी तो न लौटी ना त ठाट रही। 2500 रुपए हिस्से में मिल चुके हैं राम बुझावन सिंह को, क्या किया जाए? दास जी ठहरिए, हम तुरंत आते हैं। अच्छी बात, ले आइए। आज जो लोग पर्दे में हैं जाइए। कली मेहंदीपुर में एक होटल बंगला है। हकीम हुक्काम लोग बराबर आते रहते हैं।
बास फूल का एक बड़ा सा चखेड़ा है गांव के एकदम बाहर। होटल बंगला में सप्लाई इंस्पेक्टर दुलार चंद कापरा और काली मेहंदीपुर के हवलदार साहब टेबल के चारों ओर बैठकर मोरंगिया माल पी रहे हैं। काली मुंगीपुर होटल बंगला के वेरस्पितिया बावर्ची के हाथ का मुर्ग मुसल्लम जिसने खाया उसी ने जी खोलकर बख्शीश दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गिलास में चुस्की लगाते हुए मुस्कुराते हैं। अरे धत, इस होर्डिंग बंगला मुर्ग मुसल्लम में गर्मी थोड़ी आएगी। हवलदार साहब, अरे कोई 2 टांग वाली मुर्गी, क्या पूछते हैं। आज महात्मा जी के श्राद्ध की वजह से सभी भोज खाने चली गई है। दुलार चंद कापरा कहता है, ऐसे जानता तो कठा से ही 2 रेफ्यूजिनी को उठा लाते। सब मजा किरकिरा कर दिया। कड़ कड़ कड़क। सप्लाई इंस्पेक्टर चतुरानंद सिंह जी मुर्गी की टांग चबाते हैं। कड़ कड़ कुड़कू। बाहर साइकिल की आवाज होती है। कौन? सलाम, हम राम बुझावन सिंह। क्या हाल है? सब चैपट। बावनदास? ओ, ये बावनदास कहाँ? सब गुम हो गए। बेरसपतिया बावर्ची इशारे से कहता है हवलदार साहब को, मिल सकती है मुर्गी, मगर रुककर दोनों हाथों की उंगलियां दिखलाता है। हवलदार साहब कहते हैं, अच्छा अभी ठहरो, तुम बाहर जाओ। क्या हुआ अब? सभी एक साथ लंबी सांस लेते हैं। अकेला है या? एकदम अकेला। मगर इसका मतलब जानते हैं? दुलार चंद जी, कापरा जी। सबकी निगाहें मिलती हैं आपस में। दुलार चंद गिलास में बोतल से शराब डालकर गटगटाकर पी जाता है। सभी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। मैं पंजाबी हूँ जी, मगर आगे आप लोग जानो, मैं आपका फर्ज अदा करने जाता हूँ। सिट सिट पर पिछिया हवा चल रही है। हवलदार साहब साइकिल का पैडल चलाते हुए कहते हैं, कापरा जी, आसपास के गांव वालों को डर जरा भी मत कीजिए। ऐलान किया हुआ है कि सरहद के आसपास रात बेरात जो निकलेगा उसे गोली लग सकती है। बावनदास ठीक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है बीच लीक पर। दुलार चंद कापरा देखता है। हाँ, बावन ही है। कौन? कापरा जी, गाड़ी के पीछे से क्यों झांकते हो? सामने आइए। बावनदास हंसता है। बावन, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी पास होने दो। आइए सामने, पास कराइए गाड़ी। आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं और हम भी। खाता खुला हुआ है, अपना अपना हिसाब किताब लिखाइए। आज के इस पवित्र दिन को हम कलंक नहीं लगने देंगे। कापरा जानता है इससे माथापच्ची करना बेकार है। वह हवलदार के कान में कुछ कहता है, फिर पुकारता है, स्पिरिंग खा। कहाँ? यह स्पिरिंग खा कापरा का अपना आदमी है, नाम फर्जी है। एक गाड़ी पर उतरता है, फिर चुपचाप अगली गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। बावनदास, मान जाओ। होको जी। गाड़ी स्पिरिंग खा। गाड़ी में जूते हुए दोनों जानवर अचरज से चेक पड़ते हैं, भड़कते हैं, छाऊ छाऊ नाक से आवाज करके आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। कापरा एक बैल की पूंछ पकड़कर ऐंठता है। हड्डी पट्ट से बोली, मगर बैलों ने लीक छोड़ दिया और गाड़ी को बगल की ओर लेकर भागे। दूसरी गाड़ी। एक बैल को हवलदार और दूसरे को कापरा पूंछ मरोड़कर आगे बढ़ाते हैं। गाड़ीवान अवाक होकर हाथ में रास थामे हुए हैं। यह क्या हो रहा है? बैलगाड़ी पास हो रही है। बावनदास बीच लीक पर खड़ा है और गाड़ियां ऊपर से आर पार कर रही हैं। बैल भड़के जरूर, मगर 3-4 गाड़ियां। अब बावनदास ठीक बैल के सामने आकर खड़ा होता है। बैल उसे हत्थू मारकर गिरा देता है। वह लीक पर लुढ़क जाता है, ठीक पहिए के नीचे। मड़ मड़ मड़। बापू, माँ, गाड़ी पास। कट कर कट। गाड़ी पास हो रही है। 50 गाड़ियाँ। आखिर गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और
राम बुझावन सिंह मिलकर बावन की चिट्ठी चिट्ठी लाश, लहू के कीचड़ में लथपथ लाश को उठाकर चलते हैं। नागर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा, इधर नहीं, हरगिज नहीं। दुलार चंद कापरा बावन की झोली लेकर उनके पीछे पीछे जाता है। नागर पास करते समय बावन के गले की तुलसी माला नागर में बहती हुई धारा में गिर पड़ती है। सीताराम। 4 बजे भोज को पाकिस्तान पुलिस ने घाट गश्त लगाने के समय देखा लाश। अरे, यह तो उस पार के बौने की है, यहाँ कैसे आई? ओ, समझ गए, उठाओ जी, हनीफ और जुम्मन ले चलो उस पर। बावन की ठंडी लाश झोली झंडा के साथ फिर उठी। बावन ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो, जल्दी। नागर की धारा हड़ात कलकला उठी। सिपाही खजंडी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। झनक पड़ने पर हम देवी जी का